हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग ज्योमेट्री पे बात कर रहे थे और हमने लाइन एंड एंगल कंप्लीट कर लिया था। ट्रायंगल पर भी एक बेसिक क्लास हो गई थी, आज दूसरी क्लास है। आज बेसिकली कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल में, लाइक पाइथागोरस थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम और 45 45 90 रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल, इस तरह से कुछ थ्योरम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के डिस्क्रिप्शन में हमने ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जिनका हम डिस्कशन आगे आने वाली क्लासेस में कर रहे होंगे। तो आज का क्लास देखिए प्रॉपर, और उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है उस क्वेश्चन को पूछते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। देन इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। उसके बाद हम देख रहे होंगे 45 45 और 90 रूल एंड 30 60 और 90 रूल। इन लास्ट फिर हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे साइन रूल और कोसाइन रूल। आज बेसिकली हम ये चार चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं ये चारों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं ये साइन रूल और कोसाइन रूल की बात ना करूं, अगर इस पोर्शन को यहाँ से हटा दूं, तो बचे हुए तीन पोर्शन से ही ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। साइन रूल और कोसाइन रूल जो हैं वो एक स्पेशल तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं। पर अगर साइन और कोसाइन रूल नहीं है यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब बचे हुए तीन ही यूज़ हो रहे होंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, या 45 45 और 90 रूल। इसके अलावा कोई और रूल नहीं है जो कि किसी भी ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी आज आपको, तो बस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लग सकती है। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम को एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में किस तरह से बैठाना है। वहाँ पर सिर्फ पूछा ही जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में कौन सा रिलेशन बन रहा होगा और अधिक कोण त्रिभुज में कौन सा रिलेशन बन रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है तो राइट एंगल के लिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में इसका उपयोग कैसे करेंगे या अधिक कोण त्रिभुज में इसका उपयोग कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। ए के सामने की भुजा होगी ए, बी के सामने की भुजा होगी बी, और सी के सामने की भुजा होगी सी। ये 90 डिग्री का कोण है। ये दो कोण और होंगे जो कि दोनों आपस में न्यून कोण होंगे। ठीक है ना। इसको कहते हैं हम बेस। बेस का मतलब है आधार। ये हमारे पास सी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, यानी कि लंब को, और ये दिखाएगा हाइपोटेन्यूस को, यानी कि कर्ण को। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होगा हमेशा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये बातें तो हम सब लोग जानते होंगे और पता भी होगी हमें। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के तरीके हैं, पता है, पर कोई मतलब नहीं है प्रूफ करके, डायरेक्ट समझो कि ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं। ट्रिपलेट से क्या मतलब है, ट्रिपलेट किसको कहते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 3 4 5।
3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है ना। ट्रिपलेट का मतलब होता है किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक साथ दिखाया जा रहा हो। मतलब जैसे कि समझिए, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, आधार और लंब 3 और 4 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहे बताओ कर्ण क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर के, है ना। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर होगा कितना, 9 प्लस 16 बराबर बी स्क्वायर। 9 प्लस 16 यानी कि 25, 25 बराबर बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे 5। बी का वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए कितना है, 5। अब ये तीनों नंबर मिलकर आपस में 3 4 और 5 जनरेट करते हैं, 3 4 5। हम कहेंगे किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं यहाँ पे कितनी है, 3 4 और 5, और इसको ही हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। 3 4 5 जो भुजाएं निकल के आती हैं इसको ही हम ट्रिपलेट कहते हैं। इस तरह से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको ट्रिपलेट कहा जाता है, और इनको याद कर लिया जाता है जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए हमारे सामने, हमें बार बार ये तरीका यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब ट्रिपलेट निकालने का एक बेसिक मेथड देखते हैं कि किस तरह से ट्रिपलेट निकाले जा सकते हैं, समझिएगा। देखिए, ट्रिपलेट जो होते हैं वो बेसिकली हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक इवन और दूसरा ऑड। इवन का मतलब क्या है, सबसे छोटी भुजा यानी कि लंब, उसके बाद उससे बड़ी भुजा यानी कि आधार ले लेते हैं, और फिर सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण। ये तीन भुजाएं ही होती हैं, है ना। अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट चल रहा है तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, धीमे धीमे लगे रहिए बस साथ में। अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट चल रहा है तो किस तरह चलेगा, लंब आधार कर्ण से मतलब है लंब होगा 2x, आधार होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब समझिएगा थोड़ा सा, मान लेते हैं कि हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना, और त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है हमें 8। अगर त्रिभुज की एक भुजा 8 दे रखी है तो आप इसकी मदद से बची हुई दो भुजाएं अपने हिसाब से बना सकते हो या बता सकते हो। जैसे कि त्रिभुज की एक भुजा 8 दे रखी है तो आप कहोगे 2x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x दिखाएगा 4 को। अगर x का वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस 1 यानी कि 15, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। तो आप कह सकते हो अब इसका आधार होगा 15 और कर्ण होगा इसका 17। समझिए, प्लीज ध्यान से सुनिए जो भी बातें मैं बताना चाह रहा हूं। एक मिनट। ओके, देखिए ध्यान से सुनिए जो बातें मैं बताना चाह रहा हूं। होता क्या है, जब भी ट्रिपलेट का क्वेश्चन आएगा या पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास दो भुजाएं गिवन होंगी और तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा होगा। हो सकता है हमारे पास ये दोनों भुजाएं हों और ये पूछ रहा हो सकता है 17 और 15 दे रखा हो और 8 पूछ रहा हो सकता है 8 और 17 दे रखा हो और 15 के बारे में पूछ रहा हो। लेकिन इस तरीके में क्या अच्छा है कि हमें एक भुजा ही पता होगी तो उससे ही हम बची हुई दो भुजाएं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। मान लो 8 आपको एक भुजा अभी मैंने बताई, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दो बची हुई भुजाएं 15 और 17 ही होंगी, सिर्फ और भी कुछ हो सकती हैं। मान लो ये 8 है, बेस पर 2 रखा हुआ है और यहाँ पे मिला दिया, तो अब ये यहाँ पे तीसरी भुजा कुछ अलग आ रही होगी, ठीक है, लेकिन ये भी ट्रिपलेट बन रहा होगा। लेकिन आपको समझना ये है कि जब भी
इस तरह से कोई भी ट्रिपलेट बनेगा तो उसमें जो तीसरी भुजा होगी वो हमेशा दशमलव में जा रही होगी, है ना। कभी भी वो एग्जैक्ट कोई नंबर को फॉलो नहीं कर रही होगी, हमेशा वो दशमलव में जा रही होगी। अगर उसको नंबर को फॉलो करना है तो उसको किस पैटर्न से चलना पड़ेगा, इस पैटर्न से चलना पड़ेगा। और ज्यामिति में वैसे 99% क्वेश्चन, इवन मैं कहूँगा 100% क्वेश्चन हम ट्रिपलेट से ही सॉल्व करते हैं, हमें बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं पूछा जाएगा जिसमें भुजाएं दशमलव में जा रही हों। हमेशा हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रिपलेट से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो ये सारी बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती इनको बताना, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट आएगा, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बिल्कुल बेसिक पे ही चलते हैं वापस। जो बता रहा हूँ अब उसको सुनो और उसको ही याद रखो कि ये चीज़ें आपको आगे काम में आने वाली हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी संख्या सम संख्या हो तो आप बची हुई दो संख्याएं इसके हिसाब से निकाल सकते हो। इसी तरह अगर किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो संख्याएं, किसी भी समकोण त्रिभुज की एक संख्या आखिरी सबसे छोटी संख्या विषम हो तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या होगी x, फिर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू, और तीसरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सबसे छोटी संख्या है 3, ठीक है। तो अब देखो आधार बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 यानी कि 5, और ये हो जाएंगी आपकी संख्याएं। ये सारी बातें तो ठीक है, फिर से कि इवन और ऑड हम देखेंगे और ये वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल लेंगे, है ना। और थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आपको 4 ऐसे ट्रिपलेट देने वाला हूँ जिसके अंदर सारी ज्योमेट्री होती है। इन 4-5 ट्रिपलेट को याद रखो, 4 इवन के 4 ऑड के, और उसके बाद आपको ज्योमेट्री में कभी भी ट्रिपलेट की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, है ना। चलिए देखते हैं। देखो ऑड में जो ट्रिपलेट बनते हैं वो पहला तो है 3 4 5 जो आपके सामने है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्रिपलेट 3 4 5। इसके बाद बनता है 3 से बड़ा नंबर है 5, तो 5 के साथ बनेगा 5 12 और 13। इसके बाद अगला बनेगा 7 24 और 25। इसके साथ में ही नेक्स्ट जाएगा 9 40 और 41। एक और यहाँ पे सेफर साइड हम याद रखते हैं, वैसे तो इन 4 से काम चल जाएगा, पर एक और याद रखते हैं यहाँ पे हम 11 60 और 61। क्लियर है। अब समझो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमने अभी विषम ले के बात की, 3 5 7 9 11, और ये वैल्यूज निकाल के आपके सामने रख दिए, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या अगर 3 है तो 3 का दोगुना कर दोगे तो कितना बनाएगा 6। देखिएगा 3 का दोगुना कर दोगे तो 6, 4 का दोगुना कर दोगे 8, 5 का दोगुना कर दोगे तो 10, और फिर से एक आपके सामने ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा 6 8 10। इसी तरह 5 का दोगुना कर दोगे 10, 12 का दोगुना कर दोगे तो 24 और फिर 26, और 10 के हिसाब से ट्रिपलेट बन जाएगा 10 24 26, 14 48 और 50, और इस तरह ट्रिपलेट बनते हुए चले जाएंगे। देखिए 6 सबसे छोटी संख्या ट्रिपलेट बन गया, उसके बाद सम संख्या आई 8, 8 का ट्रिपलेट नहीं बना, फिर 10 का बन गया, फिर 12 का नहीं बनेगा, 14 का बन जाएगा, फिर 16 का नहीं बनेगा, 18 का बन जाएगा, और इस तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं जो हमने विषम के रूप में लिखी हुई हैं, इनका दोगुना करने पर आपको सम का ट्रिपलेट तो आपस में मिल ही जाएगा। हम उन ट्रिपलेट्स की बात करते हैं जो आपको नहीं मिल रहे होंगे, जैसे कि 8 का नहीं मिलेगा आपको, तो 8 के लिए हम लिखेंगे 8 15 और 17, ठीक है ना। सेम एज आपको 12 का नहीं मिलेगा, तो 12 के लिए लिखेंगे 12 24 और 26। फिर आपको 16 का देखना पड़ेगा, 16 63 और 65।
ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको नहीं मिल रहे होंगे और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रख दिए हैं। एक और सेफर साइड हम देखते हैं, 20 के साथ एक और यूनिक बनता है 20, 21 और 29 का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम जो हमने डिस्कस किया। एक बार रिपीट करते हैं। देखो, मैंने बताया कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकाला कैसे जाता है, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करने की ज़रूरत होती है। तो हमें इवन और ऑड देखना होता है कि सबसे छोटी अगर संख्या इवन हो, और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये इवन और ऑड वाली, आपको शायद पता ना हो कि ये इवन और ऑड वाली बात क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे आप तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इसी तरीके से समझाया गया है, इवन और ऑड करके, कि इवन का हो तो इस तरह कर सकते हैं, ऑड का हो तो इस तरह कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ पे ऑड का नहीं बताया गया है, छोटी क्लास है, सिर्फ इवन का ही बताया गया है। तो आपको इवन वाला जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ही मैंने इसको उठा के आपको बताया है। अच्छा, लेकिन हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है कि इवन और ऑड में जाना है या क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें करना क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 4 ऑड और 4 इवन की वैल्यू दे रखी हैं। इन 8 वैल्यूज़ को याद रखो और उसके बाद कोई भी ऐसा पाइथागोरस का क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 8 वैल्यू को पार करके और कुछ पूछ रहा हो, ठीक है ना। 99% क्वेश्चन, इवन हम अभी जब नेक्स्ट क्लास में सीट करेंगे तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हुआ चलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है कि इससे बाहर पूछा जाए या इससे अलग हो सके, ठीक है ना। तो इनको याद रखो और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ख़त्म है। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम बात करने वाले थे एक्सटर्नल एंगल थ्योरम की। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम यानी कि बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय की बात करते हैं और समझते हैं क्या होता है उसमें। बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोणों की बात की जा रही होती है। हम जानते हैं, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका एक्सटर्नल एंगल हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर ये है एंगल बी और इसको आगे बढ़ाया गया है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी, यही होगा। और इसकी मदद से जो अभी हमने लिखा है, अगर हम 180 माइनस एंगल बी को देखेंगे तो आप पाओगे कि 180 माइनस एंगल बी होता कितना है, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर। देन आप कहोगे कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये है बेसिकली कितना, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर। और हिंदी में एक लाइन कही जाती है, बहिष्कोण हमेशा समदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है हमारे पास, ये हमेशा बचे हुए दो कोणों के
योग के बराबर होता है, मतलब एंगल ए और एंगल सी के योग के बराबर होगा एक्सटर्नल एंगल, दैट इज ए प्लस सी। इसी तरह अगर ये वाला एंगल आगे बढ़ाया जा रहा है और हमसे इस एक्सटर्नल एंगल की बात हो रही है, तो अब आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो बचे हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी के एडिशन के बराबर होगा। सेम उसी तरीके से एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल ए हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। और फिर आप कह सकते हो कि अगर तीनों एक्सटर्नल एंगल को आपस में जोड़ा जाए तो 2 ऑफ एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी प्लस 2 ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा ये, अगर एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 है तो ये निकल के आ जाएगा 360। और हम कह देंगे एक्सटर्नल एंगल का सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हमेशा कितना होता है 360। ये मैंने लाइन एंड एंगल जब सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने बताया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था एक्सटर्नल एंगल का, तो हमने बताया था कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होगा हमेशा 360। अगर बेसिक से जाओगे तो उसको इस तरीके से लगाओगे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल एंगल को अलग अलग डिवाइड करके दिखाया है। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल में एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है जो कई बार पूछा जा चुका है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। बेस एंगल हैं बी और सी, आधार पर रखे हुए दो कोण हैं, एक है बी और एक है सी। अगर आधार पर रखे हुए दोनों कोणों का आंतरिक विभाजन और बाहरी विभाजन किया जाता है, मतलब इंटरनल बाइसेक्ट किया जाता है और एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया जाता है, तो यह जहां पर जाके काटते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा होगा ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, बेस पर रखे हुए दो कोण बी और सी हैं। बी जो है वो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सी जो है वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ एंगल डी जो मिल रहा है वो कितना हो जाएगा। तो हमें समझना है इन तीनों कोणों के बारे में। देखिए, बेसिक से ही बताता हूं ताकि चीजें क्लियर होते चले। मान लो ये है 2x, एंगल बी था 2y, तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, y और y, और ये है 2z। आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ c कितना होगा, तो कहोगे 2x प्लस 2y, क्योंकि समदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होगा। तो 2x और 2y, तो कहोगे x प्लस y ये होगा और आधा हो जाएगा x प्लस वाई, ये ऐसे ही तो होगा। 2x प्लस 2y था तो हमने x प्लस वाई आधा कर लिया और फिर x प्लस वाई आधा कर लिया। अब जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। आप कहोगे आपके सामने अब जो ट्राइंगल है वो है बी डी और सी। एंगल बी जो है वो सिर्फ y को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी जो है वो दिखा रहा है x प्लस वाई प्लस 2z को। तो बताओ एंगल डी कितना होगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है आपसे। ओके, देन अब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्राइंगल 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोण है ना। इसी वजह से आप कहोगे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग फिर से 180 होगा, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। तो निकालो अब क्या होगा, तो हम लिखेंगे y प्लस x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एंगल d इक्वल टू 180। क्लियर है। अब जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, इसको देखो मैं ठीक से लिखता हूं, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2y प्लस 2z प्लस d इक्वल टू 180। जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई 180 180 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2y 2z 2z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x इक्वल टू x प्लस डी। x से एक x कैंसिल हो जाएगा
तो फाइनली जो हमारे सामने बच रहा होगा वो बच रहा होगा डी इक्वल टू एक्स। समझो अब ध्यान से, डी इक्वल टू एक्स बच रहा है। इसका मतलब ये जो आपको एंगल दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे, ये कितना है? ये है एंगल ए का आधा। अगर एंगल ए 2x है तो ये कितना दे रखा है? जस्ट x। क्लियर है? ये था प्रूफ इसका, कि आपको इसका प्रूफ कैसे करना है। अब इसको डायरेक्टली याद रखो, प्रूफ वगैरह भूल जाओ, क्योंकि प्रूफ वगैरह काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो बातें आपको सीधे सीधे याद होंगी। मैं फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायरेक्टली, वो देखो। अब एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। मान लेते हैं ये 2x है, ये 2y है और ये 2z है। आपसे कह रहा है b का आधा और c का एक्सटर्नल का आधा d पर काट रहा है, तो ये कितना होगा? तो हम याद रखेंगे ये कितना होगा? हमेशा x होगा। अब पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं कुछ। मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 40, ये लिखा हुआ है 80, ये पूरा मतलब 80 के बराबर है। 80 और 40 कितना हो गया? 120। तो बचा कितना? 60। और ये लिखा हुआ है 60। देन अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसके तीन एंगल हैं 40, 80 और 60। एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर काट रहा है, उस पॉइंट का एंगल कितना होगा? तो आंसर कितना होगा? इसका आधा। इसका आधा का मतलब 20 डिग्री। और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो रहे होंगे। कोई रूल नहीं है ये, लेकिन इसको रूल बना दिया गया है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 ट्राइंगल बना रहा हूँ और उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ए बी सी 45, 45 और 90। देन 60, 30 और 90। फिर 30, 60 और 90। अगर समकोण त्रिभुज इन 3 एंगल, जो 3 ट्राइंगल आपके सामने रखे हुए हैं, इन 3 ट्राइंगल पर बेस्ड हो, जैसे कि 45, 45, 90 हो, या 30, 60, 90 हो, या 60, 30, 90 हो, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आप डायरेक्ट बता सकते हो। 45 के सामने की भुजा हमेशा होगी 1, इस 45 के सामने की भुजा भी होगी 1, और 90 के सामने की भुजा होगी √2। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो 45, 45, 90 दिखाता है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 1 √2। सेम एज अगला, 30 के सामने की भुजा होगी 1, 60 के सामने की भुजा होगी √3, और 90 के सामने की भुजा होगी जस्ट 2। 30, 60, 90, 30 सबसे छोटा कोण है तो उसके सामने सबसे छोटी भुजा यानी कि 1, 60 उससे बड़ा कोण है तो उससे थोड़ी सी बड़ी भुजा यानी कि √3, और 90 सबसे बड़ा कोण है तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 2। तो इसको हम लिखेंगे 1 √3 और 2। 30, 60, 90, 1 √3 और 2। इसको ही उल्टा किया गया है, 60 को पहले ला दिया गया है, तो 60 के सामने की भुजा हम जानते हैं √3 होगी, 30 के सामने की भुजा 1 होगी, और 90 के सामने की भुजा होगी 2। कहने का मतलब ये दोनों एक ही हैं, पर बस 30 और 60 को ऊपर नीचे कर दिया जाता है तो भुजाओं का अनुपात चेंज हो जाता है। आपसे पूछा क्या जाता है इसमें क्वेश्चन, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में इसका यूज़ हो रहा होगा, जहाँ 30, 60, 90 दिखेगा ना, वहाँ पे इसका यूज़ होना ही होना है 100%। हमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। आपको एक ट्राइंगल बना के दे देंगे, कह देंगे उसकी तीनों भुजा 3 साइड्स हैं 30, 60, 90, और फिर आपसे पूछ रहे होंगे कि बताओ भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो आपको बताना होगा 1 √3 और 2 के अनुपात में होंगी तीनों भुजाएं उसकी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे हैं साइन और कोसाइन रूल के बारे में। सबसे पहले हम कोसाइन रूल के बारे में बात करते हैं। कोसाइन रूल में देखो क्या होता है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी।
कोसाइन रूल के बेसिक यूज कहाँ पे है मैं उसको बताता हूँ पहले। अगर यहाँ पर आपको दो साइड और उनके बीच का एक एंगल गिवन है, तो अगर दो साइड और एक एंगल गिवन है तो आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो थर्ड साइड। आप यहां पर तीसरी साइड निकाल सकते हो। दो साइड और एक एंगल गिवन है तो आप यहां पे तीसरी साइड निकाल सकते हो कोसाइन रूल की हेल्प से। अब कोसाइन रूल होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। बी स्क्वायर, मान लो बी वैल्यू हमें निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है, पर न्यून कोण होने की वजह से हम इसको -2ac cos b एक्स्ट्रा एडअप कर देते हैं। इसी तरह से अगर ए स्क्वायर के बारे में निकालना है, ए के बारे में निकालना है, तो इसका मतलब आपको सी और बी के बारे में गिवन होगा और उनके बीच का कोण पता होगा। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ठीक है। और तीसरा इसी तरह सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। और ये है आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में हमेशा याद रखिए दो साइड गिवन होंगी और उनके बीच का एक एंगल गिवन होगा, तो आपसे तीसरी साइड यानी कि थर्ड साइड पूछी जा रही होगी कि तीसरी भुजा की लंबाई बता दो क्या होगी, तब हम लगाएंगे कोसाइन रूल का। सेम इसका ऑपोजिट होता है साइन रूल। साइन रूल में देखो क्या होता है, साइन रूल में बेसिकली अनुपात बनता है। साइन रूल का पहले तो यूज बता दूं, जैसे कि दो साइड और एक एंगल गिवन था कोसाइन में, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड गिवन होती है, तब आप बची हुई साइड्स को बता सकते हो, तब आप बची हुई भुजाओं को बता सकते हो, यानी कि दूसरी और तीसरी भुजा को आराम से बताया जा सकता है। इसका एक ही फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, दैट इज भुजा अपॉन एंगल ए या साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। अब मान लो ए और बी गिवन है हमें, ठीक है, एंगल ए और बी गिवन है, तो हम सिर्फ यूज कर रहे होंगे ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी। हम तीनों में से सिर्फ दो को यूज करते हैं जो हमें गिवन होते हैं। दो एंगल गिवन है और कोई एक भुजा गिवन है, मान लेते हैं बी गिवन है, तो हम यहाँ से आसानी से ए को फाइंड आउट कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अगली क्लास में लेके आ रहा हूँगा। बेसिक्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है इसका, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं इस पे सॉल्व करने को। तो आज की क्लास में मैं आपको सीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सॉल्व करो और देखो, जहाँ पे भी दिक्कत लग रही है बताओ मुझे, तो फिर हम अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।